हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा एक महत्वपूर्ण विषय जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। यह सब्जेक्ट अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, या भारत में होने वाला कोई भी एग्जाम जिसमें एक पार्ट के रूप में यदि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था शामिल है, तो उस परीक्षा की दृष्टि से ये हमारी ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक। भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत का संवैधानिक विकास, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इस सीरीज से पिछले वर्षों में किस प्रकार के सवाल आए हैं और आगामी समय में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, उन तमाम रणनीति पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के आधार क्या रहे, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। तो आइए बात करते हैं राजपत्र रॉयल चार्टर 1600 ईस्वी में जो आया वो क्या कहता है। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जिस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, उसको शासन यहां पर करने की शक्ति कहां से प्राप्त हुई, तो वो प्राप्त हुई थी राजपत्र यानी रॉयल चार्टर 1600 के तहत। सन 1599 में पूर्वी देशों से व्यापार करने के उद्देश्य से कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने एक रॉयल चार्टर के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, जो तत्कालीन ग्रेट ब्रिटेन की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी थी। यानी कि कहने का मतलब यह रहेगा कि भारत में, ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने के लिए शक्तियां कहां से प्राप्त हुई, वो शक्तियां प्राप्त हुई थी रॉयल चार्टर 1600 के तहत। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और यह ग्रेट ब्रिटेन की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी थी। इकतीस दिसंबर 1600 को इस कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से आज्ञा पत्र प्राप्त किया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से आज्ञा पत्र प्राप्त करके भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। इस राजपत्र रॉयल चार्टर के अंतर्गत कंपनी के भारतीय शासन की समस्त शक्तियां गवर्नर और उसकी 24 सदस्यीय परिषद को सौंप दी गई। यानी कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार और शासन करने के लिए अनुमति प्रदान की और यह अनुमति गवर्नर और उसकी 24 सदस्यीय परिषद को सौंप दी गई थी। इस प्रकार कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपना व्यापार और शासन करना आरंभ किया। तो यहां कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी नजरों में रहना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई। कहां की कंपनी थी? ग्रेट ब्रिटेन की थी। और 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से आज्ञा पत्र प्राप्त किया, अनुमति प्राप्त की। इस प्रकार ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बने। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारत में शासन किया जा रहा है, जो व्यापार किया जा रहा है, उसको नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा कई अधिनियम या चार्टर पारित किए गए, जो भारतीय संविधान की
पृष्ठभूमि के आधार बने। तो आइए उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का विकास क्रम यदि देखें तो भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रत्यक्ष रूप से जो शासन रहा वो रहा था आपके 1773 से 1858 तक। और उसके बाद भारत का शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के तहत रहा। ब्रिटिश ताज का जो भारत में शासन रहा वो रहा 1858 से 1947 ईस्वी तक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की जो काल अवधि रही वो रही आपकी मुख्य रूप से 1773 से 1858 ईस्वी तक। और ब्रिटिश क्राउन का जो भारत में शासन रहा, ब्रिटिश ताज का जो शासन रहा वो रहा आपका 1858 से 1947 की अवधि तक। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत उसके कार्य को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए कौन कौन से एक्ट पारित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से यदि बात करें तो सबसे पहले जो एक्ट आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है 1781 का एक्ट। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1786 का एक चार्टर अधिनियम और आता है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1893 आता है। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, और उसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1853। कंपनी के शासन को नियंत्रित और निर्देशित करने वाला अंतिम एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी 1858 तक कार्य करती रही, और 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के शासन की, ब्रिटिश भारत के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली गई। और उसके तहत जो अधिनियम पारित किए गए थे, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको हम मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं, एक्ट के नाम से। फिर है भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको हम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और उसके बाद साइमन कमीशन 1927 आता है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से पूर्व 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। भारत शासन 1935 से पूर्व 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, उसके बाद 1931 में दूसरा, और तीसरा आपका हुआ 1932 में। इन गोलमेजों के सम्मेलन के जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष निकले, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया। यदि इसके बाद बात करें तो अगस्त प्रस्ताव 1940 आता है, क्रिप्स मिशन 1942, राजगोपालचारी फॉर्मूला 1944, लॉर्ड वेल योजना 1945। इन घटनाओं का कालक्रम पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, तो डायरेक्ट यहां से सवाल आते हैं। तो एक नजर आपकी स्लाइड पर होनी चाहिए। लॉर्ड वेल योजना 1945, उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946, और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन और निर्माण हुआ। माउंटबेटन योजना 1947 और बाल्कन प्लान और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन समस्त बिंदुओं पर हमारी आगामी समय में चर्चा रहेगी टू द पॉइंट। जिन चार्टर एक्ट के बारे में हमने बात की, जिन महत्वपूर्ण मिशन के बारे में या जिन आयोगों के बारे में बात की, यहां से सवाल परीक्षाओं में डायरेक्ट आते हैं, तो हम इन समस्त बिंदुओं पर बात करेंगे।
तो आइए आज सबसे पहले हम भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित और निर्देशित करने वाले सबसे पहले महत्वपूर्ण एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात करेंगे, जहां से किस प्रकार के सवाल प्रतियोगी परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी समय में आ सकते हैं। तो समस्त 360 डिग्री चर्चा रहेगी हमारी। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। (1773) का विनियमन अधिनियम, जिसको इंग्लिश में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के नाम से जाना जाता है, या हम इसको 1773 का नियामक चार्टर एक्ट भी कहते हैं। 1773 का नियामक चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट या 1773 का विनियमन अधिनियम भी इसे कहा जाता है। तो आइए इसके क्या महत्वपूर्ण मेजर प्रावधान है उसके ऊपर चर्चा करते हैं और उसके बाद अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। (1773) का विनियमन अधिनियम, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व रहा, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट है जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो ब्रिटिश भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इस प्रकार इस अधिनियम के तहत बनने वाले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और इससे पहले बंगाल का गवर्नर होता था। बंगाल का गवर्नर होता था और इस प्रकार बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो था लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का अंतिम गवर्नर था वो था वारेन हेस्टिंग्स और जो अंतिम गवर्नर था वही आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इस प्रकार बंगाल के गवर्नर जनरल बने, पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं। बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में नियुक्त किया गया। यानी कि इस एक्ट के तहत बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में नियुक्त किया गया। इस परिषद में निर्णय है जो बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गई। यानी कि इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की व्यवस्था की गई। इस परिषद का प्रमुख कौन होता था? तो इसका प्रमुख था गवर्नर जनरल और इसमें 4 सदस्य शामिल थे और जो भी निर्णय होगा वो बहुमत के द्वारा लिया जाएगा। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था की गई थी। अगली बात आती है कि इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लेवेरिंग, मॉनसन, बर्वेल तथा फिलिप फ्रांसीसी को परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी
तो उसका अध्यक्ष कौन रहेगा, उसका हेड कौन रहेगा, वो रहेगा वारेन हेस्टिंग्स। जबकि उसमें सदस्य कौन कौन होंगे, तो 4 सदस्य थे उस वक्त, जिनका नाम है क्लेवरिंग, मॉनसन, बर्वेल तथा फिलिप फ्रांसीसी। इनको परिषद का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इन सभी का कार्यकाल क्या रहेगा, इन सभी के कार्यकाल को निर्धारित किया गया था 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। तथा निर्देशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। यानी कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, उनके सभी का जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 5 वर्ष का, और निर्देशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं इस रेगुलेटिंग एक्ट में थी। यहां से भी कई प्रकार के अच्छे सवाल परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो गवर्नर जनरल और उस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, और इसमें निर्णय बहुमत के द्वारा ली जाने की व्यवस्था थी, और वारेन हेस्टिंग्स को इस परिषद का प्रमुख बनाया गया। और जो 4 सदस्य थे, क्लेवरिंग, मॉनसन, बर्वेल तथा फिलिप फ्रांसीसी, और इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, तथा निर्देशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट इन्हें हटाया सकता था। इस गवर्नर जनरल की परिषद को, सह परिषद गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व निर्देशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। यानी कि गवर्नर और उसकी 4 सदस्यीय परिषद, सह परिषद गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने के लिए इनसे पूर्व निर्देशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। तो यहां से कथन वाले सवाल आ सकते हैं। इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। यानी कि इस रेगुलेटिंग एक्ट से पूर्व बंगाल, बंबई और मद्रास इत्यादि के गवर्नर है जो अलग हुआ करते थे, लेकिन इस एक्ट के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक अपेक्ष न्यायालय के रूप में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कि जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। यानी कि कुल 4, 1+4 का फॉर्मूला उस वक्त, 1+3 का फॉर्मूला था, कुल 4 हो जाएंगे, 1+3 = 4। और इस सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई वो तिथि है 26 जुलाई 1774। यानी कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो हुई है 26 जुलाई 1774 के दिन। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे को कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, तथा चैम्बर्स, लेमास्टर एवं हाइड अन्य 3 न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लेमास्टर और हाइड ये अन्य न्यायाधीश थे। तो यहां से भी सवाल आया है कि इसकी स्थापना कब हुई, दिनांक तक पूछी गई है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसकी स्थापना कहां पर हुई, कब हुई, और इसमें कौन कौन न्यायाधीश शामिल थे। तो यहां तक सवाल यहां से पूछे गए परीक्षाओं में। तो आपके लिए ये फैक्ट महत्वपूर्ण है।
तो ये बात आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि 1774 में 26 जुलाई 1774 को एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, एक अपेक्स न्यायालय के रूप में, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे उनमें थे चैम्बर्स, लेमास्टर और हाइड। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। बेहद ही महत्वपूर्ण, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए यह एक्ट एक महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी जिसे कहा गया, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कि इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के तहत भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और अधिक हो गया और कंपनी की राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं। इस अधिनियम द्वारा यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल यानी कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, यानी कलकत्ता का। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी तथा जल सेना आदि मामलों में व्यापक अधिकार दिए गए। यानी कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ उसको किस प्रकार के अधिकार प्राप्त थे? तो इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना आदि मामलों में व्यापक अधिकार प्राप्त हुए। इसके अलावा इस न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर सकता था। यानी यह भी उस सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर सकता था। लेकिन इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। यानी कि इस उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी इसके खिलाफ। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें शामिल था। तो इस प्रकार कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय को यह शक्तियां प्राप्त थी और उसके विरुद्ध अपील की जा सकती थी इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में। तो यहां तक आपको यह टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो यहां से भी कई प्रकार के सवाल आए हुए हैं कि कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया उसको किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त थी और उसके विरुद्ध कहां अपील की जा सकती थी और वह किस प्रकार के कार्य कर सकता था। अगला सवाल अगली स्लाइड के ऊपर चर्चा करते हैं। इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। यानी कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए पहली बार एक ऐसा दस्तावेज कंपनी के समक्ष लाया गया।
और यह भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एक मील का पत्थर माना जाता है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है जो परीक्षा होगी, उनके बारे में आपकी नजर होनी चाहिए। उसके बाद हम 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे और इन टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, जबकि अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो वहां पर बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और इस प्रकार बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो बना वारेन हेस्टिंग्स, जबकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, जबकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद 1833 का जो चार्टर आता है, 1833 के चार्टर के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना था जनरल विलियम बेंटिक, जबकि ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय, क्योंकि 1858 के चार्टर के तहत गवर्नर जनरल पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जबकि ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। कभी कभी हम इसको अंतिम गवर्नर जनरल भी बोल देते हैं, तो यहां पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे वायसराय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं, इनके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। सन 1858 के बाद से गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय के नाम से विभूषित हो गया। यह भी अपने आप एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1858 के बाद से गवर्नर जनरल का पद वायसराय के नाम से विभूषित हो गया, वायसराय हो गया। मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन 1687 में किया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन कब हुआ? 1687 में। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने पहली बार सन 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया। बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल आ सकता है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने पहली बार सन 1772 में जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया था। तो आइए अब अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किस प्रकार के सवाल पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो सवाल पहला आपकी स्क्रीन पर रहा है ये, भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। यहां आपको 3 कथन दिए गए हैं और उसके बाद आपको सही कूट का चयन करना है। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया जा सकता है, ईस्ट इंडिया
शासन के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया 1773 में शुरू हुई थी। फिर आपको सही कथन कूट है उसका चयन करना है, सही कूट का आपको चयन करना है। केवल पहला और दूसरा, केवल पहला और तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा, उपयुक्त सभी। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आप वीडियो को रोककर भी आसानी से इस सवाल के उत्तर को गैस कर सकते हैं। तो आइए इस सवाल के राइट उत्तर को चेक करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा कि भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन सही है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। दूसरा कथन भी सही है कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन और ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के अधीन शासन। इस प्रकार तीसरा कथन भी सही है कि भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई। तो तीनों कथन सही है, ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यहां इस सवाल की व्याख्या है, भारतीय संविधान का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ बल्कि वह क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान सने सने गति से हुआ। यह हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय संविधान को बनने में संविधान सभा द्वारा कितना समय लिया गया, यदि वो समय की बात करें तो वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा द्वारा जो संविधान तैयार किया गया उसमें कितना टाइम पीरियड लगा, तो उसमें टाइम पीरियड लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी लगभग 3 वर्ष का टाइम लगा। भारत के संवैधानिक विकास को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत, और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो शासन रहा भारत का वो रहा 1858 से लेकर 1947 की अवधि तक। अगला सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1773 का विनियामक अधिनियम, 1784 का पेस्ट इंडिया अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। 1773 का विनियामक या विनियमन अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाबेथ तथा अन्य 3 न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमास्टर एवं हाइड। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1774 को हुई और इस न्यायालय के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती थी? तो वो की जा सकती थी इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में। इसमें 1+3 कुल 4 न्यायाधीश हुआ करते थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 3 नंबर। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के प्रावधानों में शामिल था। यहां आपको समक्ष 4 कथन दिए गए हैं और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के प्रावधानों में शामिल था। पहला कथन, ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया। दूसरा कथन कह रहा है कि बंबई यानी मुंबई तथा मद्रास, चेन्नई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तीसरा कथन है इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में कंपनी के शासन में
विद्यमान विसंगतियों का निवारण करना था। और चौथा कथन है कि इस अधिनियम के माध्यम से दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। फिर आपको सही कथन का चयन करना है। पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? (1773) के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों में क्या क्या शामिल थे? तो आइए सबसे पहले इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। पहला दूसरा तीसरा कथन सही है। आइए बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया। कहने का मतलब यह है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित हो गया था। बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। और इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में कंपनी के शासन में विद्यमान विसंगतियों का निवारण करना था। यह भी बिल्कुल सही है। और इस अधिनियम के माध्यम से दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। नहीं दोस्तों, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 26 जुलाई 1774 को, जिसके विरुद्ध अपील कहां की जा सकती थी? इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के विपक्ष में विरोध में अपील की जा सकती थी, इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में। इस प्रकार आपका पहला दूसरा तीसरा कथन सही है, जबकि चौथा गलत है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है 4 नंबर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां भी आपके समक्ष 4 कथन दिए गए हैं और फिर आपको सही कथन का चयन करना है। पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। दूसरा कथन कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। चौथा कथन कह रहा है कि गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। फिर आपको सही कूट का चयन करना है, कौन से कथन सही है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, आप इस सवाल का राइट उत्तर गैस करिएगा। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। यदि इस टॉपिक पर आधारित आपके समक्ष कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं। इनके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप लोग राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था इत्यादि से जुड़ी अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हो तो आप स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको इन टॉपिकों पर आधारित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही है। पहला दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। किसके लिए? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में। आइए बात करते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। यह बात बिल्कुल राइट है। और इनके अलावा 3 और अन्य न्यायाधीश थे, लेमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। 26 जुलाई 1774 को इस उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसकी विरुद्ध अपील
इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि बम्बई, मद्रास और बंगाल। इस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। और इस अधिनियम से पहले इन तीनों के गवर्नर है जो अलग अलग हुआ करते थे। चौथा कथन क्यों गलत है? क्योंकि गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। नहीं दोस्तों, गवर्नर जनरल को परामर्श और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था गवर्नर जनरल को परामर्श और सहायता और सलाह देने के लिए। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा कथन बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। तो इस प्रकार हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और उसकी क्या विशेषताएं थी, उसके क्या प्रावधान थे, उसके बारे में और उसके अभ्यास प्रश्नों को देखा। अब हम 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट 1781, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का अधिनियम हमारे सामने आया, जो कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करने की दिशा में एक अगला कदम था। तो आइए इसके क्या प्रावधान थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों यानी उसकी कमियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आइए क्या उसके महत्वपूर्ण प्रावधान है उनके बारे में बात करते हैं। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। यानी कि 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी यथार्थ मुक्त कर दिया, उनके ऐसे कर्तव्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस एक्ट ने 1781 के एक्ट ने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को उन कार्यों से बरी कर दिया जो उन्होंने उस वक्त किए थे, चाहे वो गलत थे चाहे सही थे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्वतंत्रता मिल गई इस एक्ट के तहत। तो इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया, उनके ऐसे कर्तव्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। यानी कि गवर्नर और गवर्नर की कार्यकारी परिषद और इनके अलावा कंपनी के सेवक यानी नौकर को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों से मुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार का सवाल आ सकता है कि किस अधिनियम के तहत या किस कानून के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी या मुक्त कर दिया गया। तो उत्तर होगा 1781 का एक्ट।
और उसी प्रकार कंपनी के सेवकों नौकरों को भी उनकी कार्य के करने के दौरान की गई कार्यवाहियों से मुक्त कर दिया। यह भी आपका एक्ट था 1781 का एक्ट। इस कानून में यानी 1781 के एक्ट में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूल से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। यानी कि इस कानून में राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूली से जुड़े मामले को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, उन्हें मुक्त कर दिया गया। इस कानून के द्वारा कलकत्ता कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। यानी कि इस कानून में कोलकाता के सभी निवासी को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि यह भी व्यवस्था की गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। यानी कि इस कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्रदान की गई कि यह सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के निजी मामलों के हिसाब से और मुसलमानों के निजी मामलों के हिसाब से वाद विवाद का निर्णय करे। अगला पॉइंट है, इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में दायर हो, न कि सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रांतीय न्यायालयों की अपील नहीं की जा सकती। कहां करेंगे? गवर्नर जनरल की काउंसिल में करेंगे। यह प्रावधान किया गया। अगला प्रावधान था कि इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल के लिए नियम और विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। यानी 1781 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल के लिए नियम विनियम निर्धारित करने के लिए इसे अधिकृत किया गया। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रावधान थे। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता और उन्हें एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो। कहने का मतलब यह रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट को यह निर्धारित किया गया कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगा जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की है। यानी कि इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और कंपनी के कर्मचारियों को अपने कार्यों के लिए उन्मुक्ता प्रदान की सुप्रीम कोर्ट से। इस कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया। यानी कि इस कानून ने गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया। तो ये थे आपके 1781 के एक्ट के कुछ अन्य और महत्वपूर्ण प्रावधान जहां से भी सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सवाल क्या है कि किस एक्ट ने गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद को अपने कार्यों के लिए उन्मुक्ता प्रदान की सुप्रीम कोर्ट से? तो उत्तर होगा 1781 का एक्ट। तो एक सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, बंगाल जुडिकेचर अधिनियम 1781 के संदर्भ में सही कथन है।
बंगाल जुडिकेचर अधिनियम 1781 के संदर्भ में सही कथन है। इस अधिनियम का उद्देश्य गवर्नर जनरल, सर्वोच्च न्यायालय तथा कंपनी के अधिकारियों के मध्य छिड़े विवाद को समाप्त करना था। दूसरा कथन है, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सरकारी अधिकारी की हैसियत से किए गए कार्य के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई नहीं कर सकता। कथन तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय को गवर्नर जनरल तथा कंपनी के कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया। बंगाल जुडिकेचर अधिनियम 1781, जिसको हम 1781 के एक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या प्रावधान थे, क्या व्यवस्था की गई थी, और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। केवल पहला और दूसरा सही है। बंगाल जुडिकेचर अधिनियम 1781 क्या कहता है? इस अधिनियम का उद्देश्य गवर्नर जनरल, सर्वोच्च न्यायालय तथा कंपनी के अधिकारियों के मध्य छिड़े विवाद को समाप्त करना था। यह बात बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सरकारी अधिकारी की हैसियत से किए गए कार्यों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही नहीं कर सकता। और तीसरा कथन, सर्वोच्च न्यायालय को गवर्नर जनरल तथा कंपनी के कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया। दोस्तों नहीं, इस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय को गवर्नर जनरल तथा कंपनी के कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया था। उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद और कंपनी के नौकरों ने जो कार्य किए हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनके कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। तो इस प्रकार आपका पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। तो आज हमने भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमने चर्चा की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में, जहां से किस प्रकार के सवाल आए हैं और भविष्य में किस प्रकार के सवाल आने की संभावना हो सकती है। तो जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।